अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो चैप्टर करना है थायराइड और एंटी थायराइड ड्रग्स का, ये कंपैरेटिवली जो हमने पिछले दो किए हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये भी तकरीबन सारा ही चैप्टर है जो आपने करना है। अच्छा, तो पहले तो इसका बॉक्स आ गया। अब दो कंडीशन है थायराइड की हो सकती हैं रिलेटेड, या तो उसकी मतलब कि हाइपर एक्टिव हो जाएगा वो ग्लैंड, या फिर जो है उसकी जो वर्किंग है या उसकी जो वो काम कर रहा है, सेक्रेशंस कर रहा है, वो कम हो जाएंगी, तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म। अब इन दोनों को हमने ट्रीट कैसे करना है, ये हमने अब देखना है। ये जो है ना, पहला थायराइड हार्मोन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट, इसको आपने रीड ही करना है बस, मतलब कि ये, लेकिन आपको समझ आने के लिए पढ़ना जरूरी है, इसलिए इसको आपने रीड करना है एक दफा, ताकि आपको एक कंसेप्ट डेवलप हो जाए। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कोई। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है कि सिंथेसिस कैसे हो रही होती है इनकी। दी थायराइड सिक्रीट टू, अच्छा, दो तरह के जो है ना ये सिक्रीट करता है, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। एक को T4 कह देते हैं, एक को T3 कह देते हैं, ठीक है। थायरोक्सिन और एक ट्राई आयोडीन थायरोनिन, ठीक है। ये दोनों जो है ये रिलीज होते हैं। अब इनकी इनकी सिंथेसिस के लिए जो आयोडीन है वो होना जरूरी है। वो आप जो है सप्लीमेंट्स के थ्रू भी ले सकते हो, या फिर आपकी फूड में नेचुरली भी प्रेजेंट होता है। अब होता क्या है कि ये जो आयोडाइड आयंस होते हैं ना, ये जो आपका थायराइड ग्लैंड है, ये उसको फूड से जब वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाता है, ब्लड से फिर वो थायराइड ग्लैंड में जाते हैं। जब वो आयन उधर जाते हैं तो उधर जाके कंसंट्रेट होने लग जाते हैं, ठीक है। उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होने लग जाती है। उसके बाद क्या होता है, वो जो था आयोडाइड आयन था, वो कन्वर्ट हो जाएगा वहां पे ग्लैंड में जाके एलिमेंटल आयोडीन में, ठीक है। एक एंजाइम के थ्रू, जिसको कहेंगे थायराइडल परऑक्साइडेज, इस एंजाइम के थ्रू जो हमारा आयोडाइड जो हमने फूड से या सप्लीमेंट से लिया था, वो कन्वर्ट हो जाएगा एलिमेंटल, यानी एलिमेंट की फॉर्म में जो आयोडीन की होती है उसमें। अच्छा, अब आगे क्या होता है कि थायरोग्लोबुलिन जो है ना, एक प्रोटीन है जो क्या करती है कि उसके अंदर जो ये थायरोसिन का होता है ना रेजिड्यू, अब ये जो है, ये जो आयोडीन अंदर आया हुआ है ना उसमें थायराइड ग्लैंड में, उसके साथ जो है ना उसको क्या कहते हैं, आयोडीन इसे कहेंगे आयोडीनेटेड, वो हो जाएगा थायरोसिन, यानी कि थायरोग्लोबुलिन जो था, यानी वो प्रोटीन थी, उसके अंदर दो जो पार्ट थे, एक उसका प्रोटीन पार्ट था और मतलब कि ग्लोबुलिन पार्ट था, और दूसरा जो था थायरोसिन पार्ट था। अब जो थायरोसिन था वो जो है वो आयोडीनेटेड हो जाएगा बिकॉज ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन एलिमेंटल आयोडीन इन दैट ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड में जो हमने पहले जिक्र किया कि उधर कंसेंट्रेटेड हो जाएगा, क्योंकि वो फूड से एब्जॉर्ब होके जा रहा है। अब क्या होगा कि जब वो ये काम हो जाएगा तो उसकी फॉर्मेशन जो थायरोसिन था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो MIT में हो जाएगा या फिर DIT में हो जाएगा। अब ये जो है, ये दोनों प्रोसेसेस किस तरीके से हो रहे होते हैं। अगर तो अगर ये वाले जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी DIT के दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, तो वो आगे चल के बना देंगे T4। और अगर दोनों का एक एक मॉलिक्यूल होगा, यानी उन दोनों का आपस में रिएक्शन हो, कहने को ये कह लो कि यानी वो दोनों कंबाइन हो, अगर MIT और DIT आपस में कंबाइन होंगे तो वो बना देगा T3। अब आपको पता है कि यहाँ पे जिस तरह आपने ये हाइपोथायरॉयडिज्म में देखा है, क्योंकि यहाँ पे उसकी फंक्शनिंग कम हुई हुई है, जरूरत से ज्यादा कम हुई हुई है, या तो T4 दे रहे हो या फिर T3 दे रहे हो, क्योंकि T3 जो है उसने, वो तो एक्टिव फॉर्म है, T4 ने भी अल्टीमेटली जो है जाके T3 में कन्वर्ट होना होता है T4 ने, तो उसका भी काम फिर वही हो गया। तो यहाँ पे उसने वही बताया कि जो नेचुरली बन रहे होते हैं, अब अगर वो नहीं बन रहे, एक पर्सन में हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है, तो अब उसको बाहर से T3 और T4 दे दोगे। तो अब यहाँ पे वो आपको जो बता रहा था कि सिंथेसिस हो किस तरह रही है, कि वो मॉलिक्यूल जो थे, आयोडीनेटेड थायरोसिन जो था, उसने क्या मॉलिक्यूल्स को जनरेट किया, या क्या क्या, क्या मॉलिक्यूल्स बनाए,
एक तो था MIT, दूसरा था DIT। अब ये जो दो मॉलिक्यूल्स है, अगर MIT के ही दो आपस में जो है सॉरी DIT के ही दो आपस में मिल जाएंगे तो वो कंबाइन होकर बना देंगे T4, और अगर दोनों का एक एक मॉलिक्यूल होगा तो वो बना देंगे T3। अब क्या होता है, प्रोटियोलाइसिस हो जाए अगर इसकी थायरोग्लोबुलिन की, तो वो जो है T4 और T3 जो है उसको लिबरेट करेंगे, यानी रिलीज करेंगे, और उसके बाद वो थायराइड ग्लैंड से निकल आएगा, रिलीज होगा, और उसके बाद फिर आपको पता है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा। थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ये जो है ना इसके थ्रू ट्रांसफर होंगे ये जो हार्मोन्स है, यानी ब्लड के अंदर एक प्रोटीन पड़ी हुई है जिसके साथ वो जाके अटैच होंगे, और वो उसको जो है प्रोटीन जो है वो उसको उसकी कंसर्न साइट पे जाके छोड़ देगा, और उधर जाके वो अपना फिर T3 या T4 जो भी होगा वो अपना काम शो करेगा। अब इसने बता दिया कि जो प्रोटीन है ये सिंथेसाइज होती है लिवर में, और इसका काम क्या है कि इसने ट्रांसपोर्ट करवानी होती है ब्लड के अंदर T3 और T4, ठीक है। अच्छा, इसके बाद थायरोट्रोपिन जो है ये जो है इसकी रिलीज को या उसके जो मेंटेनेंस है उसको कंट्रोल कर रहा होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है रिलीज होता है। अच्छा, अब थायरोट्रोपिन जो है स्टिमुलेट्स the uptake of iodine as well as synthesis and release of thyroid hormone. अपटेक ऑफ आयोडाइड, आपको पता है अपटेक होगी तभी वो आयोडाइड जो है वो आयोडीन में कन्वर्ट होगा, और फिर आगे चल के वो उसके साथ थायरोग्लोबुलिन के साथ जो है वो उसके थायरोसिन रेजिड्यू के साथ कंबाइन होगा, और फिर आगे जो है वो सारा सिलसिला जो हमने पढ़ा है वो होता है। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि ये जो हार्मोन जिसने रिलीज करवाना, ना सिर्फ ये उसके आयोडाइड के अपटेक को कंट्रोल कर रहा था, बल्कि जो हमारे पास कंप्लीट फॉर्म होती है जो अल्टीमेटली रिजल्ट होता है थायराइड हार्मोन बनते हैं, उनकी सिंथेसिस को भी कंट्रोल कर रहा है, उसके रिलीज को भी कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि आयोडाइड इंपॉर्टेंट है उसके बनने के लिए। अच्छा, उसके बाद उसने यही कहा है कि अच्छा, इट हैज ग्रोथ प्रोमोटिंग इफेक्ट दैट कॉज थायराइड सेल हाइपरप्लेजिया एंड enlarged gland goiter। अच्छा, उसके बाद हाई लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन इनहिबिट द रिलीज ऑफ, जाहिर बात है कि जब इंक्रीज हो जाएगा तो पीछे से जो उसका मतलब कि जो स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है उसको वो ऑटोमेटिकली फीडबैक के थ्रू, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू उसको कम कर देगा ना, कि भाई अभी हमारे पास काफी है ब्लड में और रिलीजिंग हार्मोन ना आए, ताकि और हमारे पास रिलीज ना हो, क्योंकि ऑलरेडी इनफ है। उसके बाद वो ग्रेव डिजीज की बात करते हैं कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें क्या है कि बी लिम्फोसाइट जो है ना ये क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं TSH रिसेप्टर्स को। अब जब ये एक्टिवेट होंगे तो आपको पता है कि क्या होगा, थायराइड का फंक्शन जो है वो जरूरत से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये जो है जब रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहा है तो ऑब्वियसली इसे स्टिमुलेट करना है थायराइड के रिलीज को या उसके सिंथेसिस को या आयोडाइड अपटेक। तो जब ये जरूरत से ज्यादा हो रहा है इस डिजीज में तो क्या कर रहा है, हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन जो है ना वो जनरेट हो रही है, और जब जरूरत से ज्यादा हो रही है तो उसको हमने एक नाम दे दिया जिसको हम कहते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है। उसके बाद अब ये आपको पता है कि ये जो लिम्फोसाइड है ये आर नॉट ससेप्टेबल टू नेगेटिव फीडबैक। जिस तरह आपने पहले ऊपर देखा है कि जब ज्यादा हो रहा था लेवल थायराइड ग्लैंड का तो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू आप वापस बता रहे थे कि और रिलीजिंग फैक्टर ना भेज, मतलब और ना रिलीज करवाओ, तो उससे हम क्या करवा रहे थे कि TSH जो है उसकी कंसंट्रेशन कम करवा रहे थे, नेगेटिव फीडबैक उसको भेज रहे थे कि और ना रिलीज करवाओ। लेकिन यहाँ पे जो है क्योंकि ये नॉर्मली आपके डायरेक्ट जो है वो एगोनिस्ट नहीं है कोई, बल्कि ये तो लिम्फोसाइड उसको एक्टिवेट कर रहे हैं जाके, तो lymphocytes are not susceptible to negative feedback. Patient with Graves' disease can have high concentration of thyroid hormone at the same time in their blood concentration of TSH is very low। ठीक है, ये वो यही कह रहे हैं, TSH जो है वो लो, मतलब कि इतना उसका जो थायराइड हार्मोन है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, एट द सेम टाइम that their blood concentration of TSH
इज आर वेरी लो। मतलब कि रिलीजिंग फैक्टर जो था, जो जिसने रिलीज करवाना था, वो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है थायराइड हार्मोन जो है बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपको उसने ऊपर बताया कि उसके रिसेप्टर्स को जाके वो एक्टिवेट कर रहा है, जो उसको एक गलत तरीके से, मतलब कि जो नॉर्मल प्रोसेस नहीं है कि उस तरीके से वो एक्टिवेट होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है इस डिजीज कंडीशन में, बी लिम्फोसाइट जाके उन रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन की एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, ओवर प्रोडक्शन हो रही है ऑफ हार्मोन्स। आगे हमने ये पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये मेजरली आपने डायग्राम से करना है। यहाँ से मैं आपको दिखा दूं, ये देखें, यहाँ से जो था आपका आयोडाइड जो था वो गया अंदर, ट्रांसपोर्ट हुआ। उसके बाद पर ऑक्साइड पर ऑक्सीडेज जो एंजाइम थे उन्होंने कन्वर्ट कर दिया उसे एलिमेंटल आयोडीन में। अब उसके बाद हमने आगे पढ़ा था ग्लोबुलिन है जो जिसके अंदर एक थायरोसिन रेजिड्यू है जो आयोडीनेटेड होता है, और उससे फिर हमारे पास जो है वो प्रोडक्शन होती है कुछ केमिकल्स की, जिनको हमने MIT या DIT कहा था। और हमने कहा था DIT के अगर 2 मॉलिक्यूल हो तो वो बनाता है, और अगर इन दोनों के एक एक मॉलिक्यूल हो तो वो कौन सा बनाता है, वो मेरे ख्याल T4 बनाता है, T3 सॉरी, वो T3 बनाता है। अच्छा, अब यहाँ पे उसने यही बताया हुआ है कि ये देखें, हम डिफरेंट ड्रग्स हैं जो ये हमने देखने हैं, जो हम आगे चल के देखेंगे कि किस जगह पे किस स्टेप पे। अब देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर वाला ही जो अगर स्टेप यहाँ पे खत्म हो जाए या इसको ब्लॉक कर दिया, तो अब वो थायराइड ग्लैंड में अगर आयोडाइड ही नहीं जा रहा तो जाहिर बात है फिर अगले स्टेप्स तो होंगे ही नहीं। और अगर जा रहा है लेकिन वो आगे जो उसने उसको कन्वर्ट करना था, थायरोसिन को आयोडीनेटेड करना था, वो वाला स्टेप अगर इनहिबिट कर दिया कुछ ड्रग्स के तो अल्टीमेटली फिर नहीं होगा। अगर ये प्रोटियोलाइसिस वाला स्टेप भी था जो हमने बात की थी कि उससे जो है वो कन्वर्ट करता है और उसके बाद जो है वो ब्लड में जाता है। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो मैंने आपको बताया था ऊपर कि T4 जो है वो भी T3 में अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है पेरिफेरल टिश्यूज में जाके। तो ये भी हम इसको भी इनहिबिट करवा सकते हैं थ्रू डिफरेंट ड्रग्स। तो अब ये जो है ये मैकेनिज्म अगर देखें, अब यहाँ बता रहे T3 इज 10 टाइम मोर पोटेंट, ठीक है, T4 से। और उसके बाद ये कि T4 इज कन्वर्टेड टू T3 इन टारगेट सेल्स, द लिवर, किडनी। अच्छा, मतलब कि वो यही बता रहे हैं कि अगर किसी टारगेट सेल पे T4 जा भी रहा है ना, तो उसने अंदर जाके T3 में ही कन्वर्ट होना है, ठीक है। अच्छा, थायराइड हार्मोन बाइंड टू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, यानी सेल के अंदर रिसेप्टर्स एंड दैट कंट्रोल। वही बात जिसका मैंने आपको पिछले बताई थी कि इनके रिसेप्टर्स सेल्स के साइटोसोल में होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उधर जाके वो अटैच होते हैं और फिर वो न्यूक्लियस में जाएंगे, उधर जाके जीन एक्सप्रेशन में चेंजेस करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद द प्रोटीन सिंथेसाइज अंडर T3 कंट्रोल। अच्छा, अब जाहिर बात है, अब वो जो जिस सेल में जा रही है, जिस ऑर्गन में जा रही है, उसके अकॉर्डिंगली उसका कोई एक फंक्शन होगा। अगर वो फॉर एग्जांपल वो बता रहा है आपको यहाँ पे, अगर तो ये देखो स्मूथ मसल्स में जा रहे हैं या हार्ट में, एंजाइम इन्वॉल्व इन, मतलब मुख्तलिफ जगह पे जाके उसका मुख्तलिफ फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं द प्रोटीन सिंथेसाइज अंडर T3 control differ depending on the tissue involved. These proteins include specific contractile protein in smooth muscles, the heart, enzyme involved in lipid metabolism, and important developmental components in the brain. T3 may also have a separate membrane receptor mediated effect in some tissue. कुछ जगह पे कुछ टिश्यू में हो सकता है कि उसका मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर हो, लेकिन ज्यादातर जो है उसने वो ऊपर बता दिए कि वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं इनके। और उसने एग्जांपल दे दिए कि वो जाके डिफरेंट काम करेगा। फॉर एग्जांपल कहीं पे जाके वो जो है सोडियम पोटाशियम ATPase जो पंप है उसको जो है जाके इफेक्ट करेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अपनी डायग्राम कर लेनी है। अच्छा, ये जो इफेक्ट्स हैं ये अच्छे से करने हैं। ऊपर वाला जितना हमने अब तक पढ़ा है वो बस रीड ही करना था, या उसको एक दफा आपने बस गो थ्रू होना है। जो इम्पोर्टेंट है
वो ये इफेक्ट्स हैं। अच्छा, इफेक्ट जो है अब इसमें क्या है कि इफेक्ट्स ऑफ थायराइड हार्मोन। अच्छा, ऑर्गन लेवल एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन इंक्लूड नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ नर्वस, अच्छा नर्वस सिस्टम की, स्केलेटन मसल्स की या फिर स्केलेटन की, और फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ठीक है, इन सब के जो मेटाबॉलिज्म में भी इसकी जो है इन्वॉल्वमेंट है। ये तो आपने ऐसी आगे करते जाना है, क्लिनिकल यूजेस भी करने हैं आपने इसके। इसमें यही वो बताया कि जाहिर बात है, वो आपको मैंने पहले वो बता दिया। अब किसी पेशेंट का जो थायराइड ग्लैंड है वो एबनॉर्मली कम सिक्रीट कर रहा है, मतलब जरूरत से कम सिक्रीट कर रहा है, तो आप उसमें ये बाहर से दे सकते हो। लिवोथायरोक्सिन जो है ये T4 है, जो सिंथेटिक फॉर्म है T4 की, ये आप दे सकते हो उसको, ठीक है। उसके बाद लियोथायरोनिन जो है ये भी T3, ये T3 की फॉर्म है, लेकिन ये जो है इस फास्ट एक्टिंग है और इसका जो है शॉर्टर लाइफ टाइम है, या ये मोर एक्सपेंसिव है। इस वजह से जो है ना आप T4 को प्रेफर करते हो, सिंथेटिक फॉर्म जो है T4 की, क्योंकि उसकी जो है ज्यादा देर तक वो एक्शन करेगी और वो इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है। उसके बाद टॉक्सिसिटी जो आपको ऊपर भी बताया था उसने, टॉक्सिकोसिस जो है वो हो जाता है जब ओवर सिक्रीशन हो रही है या बहुत जरूरत से ज्यादा जो है वहां पे सिम्टम्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ हाई प्रोडक्शन ऑफ दीज हॉर्मोन्स, ठीक है। ओल्डर पेशेंट, दोज विद कार्डियोवास्कुलर डिजीज, अच्छा उसके बाद या फिर जो T4 के जो होते हैं ना, एक कुछ होते हैं ओल्डर पेशेंट, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं टुवर्ड्स दीज हॉर्मोन्स, यानी उनका हार्ट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा, मतलब नॉर्मली भी रिलीज हो रहा है तो उनकी क्या कहते हैं हार्ट पे जो है बहुत ज्यादा स्टिमुलेटरी इफेक्ट्स आ रहे हैं इस हार्मोन की वजह से, तो उनके लिए जो है ये टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। Such patients should receive lower initial doses of T4, यानी उनमें आप थोड़ी दो अगर आपको पता है कि उसमें चांसेस हैं। आगे हम अगर एंटी थायराइड ड्रग्स की बात करें, अब ये जो है ये उन कंडीशन में आप यूज करोगे जब इन हार्मोन्स की ओवर सिक्रीशन हो रही, तो आप चाहते हो कि उसको नॉर्मल पे लेके आओ, यानी जितना आपको रिक्वायर है बैलेंस क्रिएट करने के लिए। अच्छा, मेथिमेजोल और प्रोपाइल थायोयूरासिल आर स्मॉल सल्फर कंटेनिंग थायोअमाइड दैट इनहिबिट थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। अब ये आपने देखना है, ये सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे हैं उनकी, ठीक है। अब जो हमने ऊपर एंजाइम पढ़ा था पर ऑक्सीडेज कि वो क्या कर रहा था काम, अब क्योंकि ये सिंथेसिस में इन्वॉल्व है तो इन्होंने किसी ना किसी स्टेप को, जो सिंथेसिस वाला है स्टेप, उनमें से किसी स्टेप पे जाके इन्होंने अपनी एक्शन शो करना है। तो यहाँ पे क्या करें कि उस एंजाइम को जो है उसके रिएक्शन को ब्लॉक कर देंगे, और उससे क्या होगा कि हमारे पास जो है वो आगे वाले जितने स्टेप्स है वो नहीं हो पाएंगे, आयोडीनेशन नहीं होगी, उसके बाद कपलिंग ऑफ DIT या MIT नहीं होगी, और अल्टीमेटली हमारे पास जो है T4 या T3 जो है वो बनेंगे नहीं। अच्छा, प्रोपाइल थायोयूरासिल टू मच एक्सटेंड, अच्छा एंड टू मच एक्सटेंड, अच्छा मेथिमाजोल जो है वो कम एक्सटेंड पे, और लेकिन ये जो प्रोपाइल थायोयूरासिल है ये ज्यादा जो है उसको इनहिबिट करता है कन्वर्जन ऑफ, जो मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जन होती है T4 की T3 में पेरिफेरल टिश्यू में जाके, तो ये जो ड्रग है ये ज्यादा उसकी इनहिबिट करती है कन्वर्जन को एज कम्पेयर टू दिस ड्रग, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि जाहिर बात है वहाँ कन्वर्जन ही हो रही, तो फिर एक्शन वहाँ पे जो T4 है वो उसी फॉर्म में रहेगा, T3 में नहीं कन्वर्ट होगा, तो जाहिर बात है वहां पे जाके वो अपना फिर जो उसने अपने काम करने थे वो भी नहीं होंगे। Thiamides do not inhibit the release of preformed, ये देखने वाली बात है क्योंकि इनका जो है कंसर्न
सिंथेसिस से है। तो अगर पहले ही कोई चीज बनी हुई पड़ी है तो अब उसको तो नहीं ना कुछ करेगी, इसका तो काम है नए बनने वाली चीज की सिंथेसिस को रोकना। अगर कोई चीज पहले ही बनी पड़ी है तो उसको तो वो कुछ नहीं ना कर सकती, ये वाली जो ड्रग्स है। तो वो यही बात बता रहा है कि यहाँ पे ये उनके लिए नहीं है कि अगर जो पहले ही बने हुआ थायराइड हार्मोन उसको नहीं कुछ काम करेगी, बल्कि जो नया बनने वाला है उसको रोकेगी, उसकी सिंथेसिस को उसमें डिस्टरबेंस करेगी, इंटरफेयर करेगी उसमें। अच्छा, देयर ऑनसेट ऑफ एक्टिविटी इज यूजुअली स्लो, और ये उसने बता दी। अच्छा, उसके बाद जो है अच्छा पीटीयू जो हमने ये ड्रग ऊपर पढ़ी थी अभी, इसको प्रेफर करते हैं इन प्रेगनेंसी बिकॉज इट इज लेस लाइकली देन मथाया मेथीमायाजोल टू क्रॉस प्लेसेंटा एंड एंटर ब्रेस्ट मिल्क। अब ये जो है इसको हम क्यों प्रेगनेंसी में प्रेफर कर रहे हैं इस वाली ड्रग को, क्योंकि दूसरे की कंपैरिजन में ये इसके लेस चांसेस है कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस करे, और प्लेसेंटा को क्रॉस जब वो नहीं करेगा तो वो फीटस पे जाके अपने इफेक्ट शो नहीं करेगा, उसके थायराइड ग्लैंड्स को नहीं वो इफेक्ट करेगा। और इसी तरह ब्रेस्ट मिल्क में भी जो है अगर वो नहीं उसमें जाएगा तो फिर अल्टीमेटली जो है उसके फीटस पे कोई इफेक्ट नहीं होंगे। और हम यही चाहते होते हैं इन ड्रग्स पे कि इनके ये क्रॉस ना करें, ताकि जो पेशेंट है वो तो हमारा अगर उसकी जो फीमेल ले रही है तो उसके फीटस में ना जाए वो, ठीक है, क्योंकि उस वो हमारा कंसर्न पेशेंट तो नहीं ना है, तो इसलिए। तो उसके बाद टॉक्सिक इफेक्ट्स उसने बता दिए। अच्छा, अब आगे जो है एजेंट जो है वो आयोडाइड, सॉल्ट एंड आयोडीन, ये जो है ये किस तरीके से काम कर सकते हैं। आयोडाइड सॉल्ट इनहिबिट आयोडीनेशन ऑफ थायरोसिन एंड थायराइड हार्मोन रिलीज। एक तो वो आयोडीनेशन को उसकी इनहिबिट कर रहा है, दूसरा उसके जो थायराइड हार्मोन जो रिलीज हो रहा है ना, जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होकर ब्लड में आना है, उस रिलीज को ये इनहिबिट कर रहा है। अब जब ये होगा तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या होगा, दीज सॉल्ट आल्सो डिक्रीजेस साइज एंड वेस्कुलरिटी ऑफ द हाइपरप्लास्टिक थायराइड ग्लैंड। अब इससे क्या हो रहा है, साइज भी कम हो रहा है उसका। तो अब हम इससे अब ये कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये जब अगर किसी पेशेंट की सर्जरी करनी है थायराइड ग्लैंड की या थायराइड की, तो अब क्या है उसमें अगर ये हम उसको पहले दे दें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा कि उसकी, क्योंकि उसका साइज रिड्यूस हुआ होगा वहां पे। आपने अक्सर जगह पे और भी पढ़ा होगा कि अक्सर जगह पे लिखा होता है कि साइज, फॉर एग्जांपल कैंसर का अक्सर देखा होगा कि जब भी कैंसर की कोई सर्जरी हो तो पहले वो कोई ऐसी ड्रग देते हैं जिससे कैंसर का जो ट्यूमर है उसका साइज जो है वो डिक्रीज हो जाए, वो श्रिंक हो जाए। उससे क्या होगा कि इजीली आप उसको जो है डाइसेक्ट कर सकते हो उस जगह से, या निकाल सकते हो उसको थ्रू सर्जिकल प्रोसेस, ठीक है, प्रोसीजर, ठीक है। उससे जो है आप उसको इजीली कर सकते हो। साइज रिड्यूस करने से यही होगा कि आपको इजीली आप उसको हैंडल कर सकोगे। तो ये आगे चल के भी हमें भी देखेंगे, यहाँ पे आगे भी उसने बताया हुआ इसके बारे में। अच्छा, आयोडाइड सॉल्ट इनहिबिट रिलीज एज वेल एज सिंथेसिस। अब पहले वाला जो था वो सिर्फ सिंथेसिस से कर रहा था, इस वजह से हमने से कहा था कि जो पहले का बना हुआ है हम उसको नहीं हम चेंज कर सकते, वो अपना काम करेगा। हाँ, अलबत्ता जो नया बन रहा है उसके सिंथेसिस हम रोक सकते हैं कि उसको नहीं बनने देंगे। तो लेकिन ये वाली जो ड्रग्स हैं ये क्या करती हैं, ये उसके रिलीज को भी रोकेंगे प्लस उसके सिंथेसिस को भी रोकेंगे। द ऑनसेट ऑफ एक्शन, और अच्छा ये तो उसने बात, अच्छा हाउ, अच्छा यहाँ पे ना उसने ये लिखा है एक तो ये बात कि ये जो है ना इनके इफेक्ट्स जो है ट्रांजिएंट होते हैं, यानी कुछ अरसे बाद, कुछ अरसे की ट्रीटमेंट के बाद आयोडाइड की जो ब्लॉक है, the thyroid gland escapes from the iodide block after several weeks of treatment, ठीक है। यानी कुछ अरसे के बाद वो एक असर होने जो इफेक्ट्स हैं वो होने बंद हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, आयोडाइड सॉल्ट आर यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ थायराइड स्टॉर्म, और इसीलिए जो है हम इसे ज्यादातर लॉन्ग टर्म नहीं यूज करते, बल्कि जिस तरह अगर थायराइड स्टॉर्म है, यानी कि बहुत स्टॉर्म उसको इसलिए कह रहे हैं कि तूफान एक आ गया, कि इतना ज्यादा वहां पे सिक्रीशन हो रही है उसकी थायराइड हार्मोन की कि बॉडी में मतलब कि हर जगह उसका एक्सेस इफेक्ट्स आ रहे हैं।
तो यहाँ पे उसने वर्ड क्यों यूज किया, मैनेजमेंट ऑफ थायराइड स्टॉर्म, के इतना ज्यादा वहां पे ओवर प्रोडक्शन है कि एक तूफान की कंडीशन है, ठीक है। तो अब उसको हमने मैनेज करने के लिए अगर ऐसी कंडीशन आ जाए पेशेंट तो तब हम उसे दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये ना सिर्फ रिलीज को इनहिबिट करता है बल्कि उसकी और सिंथेसिस को भी इनहिबिट करता है, तो हमारे पास डुअल फंक्शन आ रहा है इसका। तो इसलिए हम इस फेयर कंडीशन में, सीरियस कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा वो सर्जिकल प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था कि प्रिपेयर करने के लिए हाइपर एक्टिव थायराइड जो होता है जिन पेशेंट को, उनमें हम सर्जिकल प्रोसीजर के लिए इसको यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो कह रहा होता है डिक्रीज इन साइज। अच्छा, उसके बाद उसने एजेंट्स वगैरह बता दिए, उसके एडवर्स इफेक्ट्स बता दिए। अच्छा, उसके बाद है रेडियो एक्टिव आयोडीन। अब ये जो है तो आपने अक्सर पहले भी पढ़ा होगा कि ये जो है इसके काफी यूजेस होते हैं, जो मेरे ख्याल में एफएससी में हमने पढ़ा था, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के क्या यूजेस होते हैं। तो अच्छा, इसमें है कि रेडियो एक्टिव आयोडीन इज टेकन अप एंड कंसंट्रेटेड इन द, अब आपको पता है कि वो जो है नॉर्मली भी यही होना होता है, लेकिन जब आप रेडियो एक्टिव दे रहे हो तो उसने भी वही काम करना है कि उसने जाके थायराइड ग्लैंड में जाना है और वहां जाके कंसंट्रेटेड होना है। लेकिन बॉडी को नहीं पता कि ये वाला रेडियो एक्टिव है, ये उसके लिए डेंजरस हो सकता है, उसने उसको भी लेके चले जाना है, नॉर्मल वाले को भी लेके चले जाना है। लेकिन जब ये वाला जाएगा तो वहां पे क्या होगा कि इसकी जो है थोड़ी सी डोज वो मतलब कि इतनी डोज लार्ज इनफ, मतलब कि इतनी काफी होती है कि उसको जो है थायराइड ग्लैंड को जो है वो डैमेज कर सके, ठीक है। द ग्लैंड कैन बी गिवन विदाउट, अच्छा इसके अलावा जो है दूसरे जो टिश्यूज हैं, दूसरे जो ऑर्गन्स हैं, उनमें कोई इसका कोई एडवर्स इफेक्ट या कोई वो जो है उनमें जाके डैमेज नहीं करता, बल्कि स्पेसिफिकली क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड ही अपटेक करेगा इसको, तो सिर्फ डैमेज भी। आवाज आ रही है? मुझे मेरा माइक ऑफ हो गया था, मुझे पता नहीं लगा। कहाँ तक सुना आपने? आप ही रेडियो एक्टिव तक। अच्छा, मैं यहाँ पे थी, मैं बताने लगी थी कि मुझे पता नहीं लगा कि मैं कहाँ तक, एनीवेज। अच्छा, मैं बता ये रही थी कि अगर आपकी बॉडी को नहीं पता कि वो नॉर्मल वाला आयोडीन है या फिर वो रेडियो एक्टिव है, वो दोनों को ले जाएगा थायराइड ग्लैंड और वहां जाके उसको कंसंट्रेट कर देगा। और अगर वो रेडियो एक्टिव होगा तो क्या होगा, वहां पर डैमेज होगा वो ग्लैंड, और डैमेज होने से क्या होता है, जब भी कोई चीज डैमेज हो रही होती है तो वहां पे उसकी जो उसका फंक्शन है जो वो कर रहा होता है वो भी कंप्रोमाइज हो रहा होता है। तो यहाँ पे जो है हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन थी उस पेशेंट में, जिसकी वजह से हम उसको ये दे रहे थे। तो जब डैमेज होगा तो ऑब्वियसली उसकी सिक्रीशंस भी कंप्रोमाइज हो जाएंगी। जब सिक्रीशन कंप्रोमाइज हो जाएंगे तो हमारा जो गोल था वो अचीव हो जाएगा, कि हम तो चाहते थे कि उसका थायराइड का जो एक्सेस हुआ है थायराइड हार्मोन्स का वो कम हो जाए। अच्छा, उसके बाद उसने बताया कि अनलाइक ये जो हमने पहले ड्रग पढ़ी थी थायोमाइड या फिर आयोडाइड सॉल्ट, द इफेक्टिव डोज ऑफ आयोडीन रेडियो एक्टिव जो है यानी 131 आयोडीन कैन प्रोड्यूस ए परमानेंट क्योर ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस विदाउट सर्जरी, ठीक है। यानी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बगैर ही जो है ना इस कंडीशन को वो क्योर कर सकती है। अच्छा, उसके बाद should not be taken in pregnant and nursing women, again क्यों? क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है तो it can affect fetus। उसके अलावा फिर आगे जो है एनाइन इनहिबिटर्स। अच्छा, इसमें जो है ना ये साइनेट या फिर परकोलेट, ये जो है ब्लॉक करते हैं आयोडाइड की अपटेक को। अब जब वो अपटेक ही नहीं हो रहा, उधर जा ही नहीं रहा, तो आगे वाले सारे काम किस तरह करेगा? आगे वाले जो हमने ऊपर वो जो डायग्राम में देखा था, ये देखें, ये उसने वही वाले जो हमने भी पढ़े हैं दोनों एजेंट्स, वो उसने इधर लिखे हुए। जब उसकी अपटेक को ही वो इनहिबिट कर रहा है, जब ये ट्रांसपोर्टर ही नहीं उसको जो है उसकी अपटेक करवा रहा, तो किस तरीके से जो है आगे वो सारे स्टेप आयोडाइड का कन्वर्ट होना आयोडीन में, और फिर जो है
उसका आगे सारा T3 T4 भरना और फिर रिलीज होना और फिर पेरीफ्री में जाना, ये सब कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो मतलब पहला स्टेप ही उसने ब्लॉक कर दिया, तो आगे वाले स्टेप किस तरह से होंगे? तो वो ये काम जो है ये वाली एजेंट्स कर रहे हैं जिनकी हम अब बात करें, एनाइन इनहिबिटर्स। अच्छा, ये आयोडाइड ट्रांसपोर्टर पे जाके अपना इनहिबिटरी एक्शन शो करते हैं। उसके बाद से बता दी ये प्लास्टिक एनीमिया कर सकता है और रेयरली यूज किया जाता है इनको, क्योंकि ए प्लास्टिक एनीमिया सीरियस कंडीशन है जिसमें आपके सारे सेल्स जो हो रहे होते हैं वो उनके जो नॉर्मल लेवल है उससे कम हो रहे होते हैं। अच्छा, अदर ड्रग्स में बात करें, और कौन सी ड्रग्स हैं जो हमारे इस मकसद को अचीव करने में हेल्प दे सकती हैं, यानी कि थायराइड ग्लैंड की प्रोडक्शन जो है उसको कम करना है हमने। अच्छा, बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं इसमें सबसे पहले। अच्छा, बीटा ब्लॉकर्स में अब क्या है ये, these are particularly useful in controlling tachycardia and other cardiac abnormality of severe। अच्छा, थायरोटॉक्सिकोसिस में जो है ना, जो एक severe कंडीशन आ रही होती है, वो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, तो उनको हम जो है ना उनको सही करने के लिए या नॉर्मलाइज करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर देते हैं, क्योंकि हमने बीटा ब्लॉकर्स का पढ़ा हुआ है कि ये क्या है, सिंपैथोलिटिक ड्रग्स हैं, यानी सिंपैथेटिक सिस्टम के अगेंस्ट इन्होंने जाना है। तो जब भी हार्ट रेट ज्यादा हो रहा होता है या ओवर वर्किंग हो रही होती है हार्ट मसल्स, तो उसको खत्म करने के लिए हम, या उसको कम करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर दे देते हैं। अच्छा, प्रोपेरानॉल आल्सो इनहिबिट पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 to T3, ठीक है। ये उसका एक एडिशनल, इस ड्रग का, बीटा ब्लॉकर्स में से एक इस ड्रग का एक स्पेसिफिक फंक्शन है कि वो इस चीज को भी कर रही होती है, तो हमारे पास डबल फंक्शन आ जाएगा इसका। अच्छा, अब एंटी एरिथमिक ड्रग्स क्या काम कर सकते हैं? ये जो है ये हाइपोथायराइडिज्म भी करेगा थ्रू इट्स एबिलिटी टू ब्लॉक पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 to T3, ठीक है। इट कैन ऑल्सो कॉज हाइपरथायराइडिज्म आइदर, यहाँ पे तो हमने पढ़ा है कि वो हाइपोथायराइडिज्म करता है थ्रू inhibiting the conversion of T4 to T3, लेकिन वो कह रहा है यहाँ पे हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन भी कर सकता है ये एजेंट जो है, एंटी एरिथमिक एजेंट्स है। कैसे? कि थ्रू iodine induced mechanism in person when an underlying thyroid disease such as multinodular goiter through an inflammatory mechanism that cause leakage of thyroid hormone into the circulation। अब यहाँ पे क्या है कि एक पेशेंट है, अगर वो थायराइड डिजीज का किसी और थायराइड डिजीज का जो है वो पेशेंट है, अब उसमें क्या होगा कि यहाँ पे या तो एक इस तरीके से कर सकते हैं, दो मैकेनिज्म उसने बताया हुआ है, या तो एक इस तरीके से कि आयोडीन इंड्यूस्ड मैकेनिज्म, यानी कि आयोडीन की वजह से जो है वो थायराइड ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी होगी कि यार आयोडीन बहुत ज्यादा है, इसको यूटिलाइज करो, इसको जो है थायराइड हार्मोन बना लो इसका। तो वो जो है एक इस तरीके से हो सकती है, या फिर दूसरा क्या है कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में, इन्फ्लेमेटरी जो मैकेनिज्म है, सॉरी, उसमें क्या है कि वहां पे रिलीज होगा या लीकेज होगी थायराइड हार्मोन की इनटू द सर्कुलेशन, यानी इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म में वहां पे जो है, यानी इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म में आपको पता है क्या क्या हो रहा होता है, सारे वहां पे जो है वो सेल्स इकट्ठे हो रहे होते हैं और सारी एग्रीगेशन हो रही होती है और जो स्वेलिंग वगैरह के सिम्टम्स वगैरह भी आ रहे होते हैं। तो इन कंडीशन में जो है वहां पे क्या होता है, लीकेज हो सकती है थायराइड हार्मोन से सर्कुलेशन में, ठीक है। और इसकी वजह से जो है ना हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन आ सकती है इन दो मैकेनिज्म से, या तो एक इन्फ्लेमेशन वाले मैकेनिज्म से या फिर आयोडीन इंड्यूस्ड मैकेनिज्म से। उसके बाद कि क्या है कि इस ड्रग के साथ जो एसोसिएटेड हाइपोथायराइडिज्म है, जो हमने पहले बात की थी, जो असल इसका मेन जो इसका है रोल जो है इसका हाइपोथायराइडिज्म में है, तो वो जो है उसको हम यूज कर सकते हैं, इज ट्रीटेड विद थायराइड हार्मोन, ठीक है। जो इसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो रही है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं थायराइड हार्मोन के साथ। जाहिर बात है अगर बहुत ज्यादा उसने रिड्यूस कर दी है, अगर आप फॉर एग्जांपल आप इस मकसद के लिए नहीं ले रहे, आप ये इन एजेंट्स को
इन मकसद के लिए नहीं ले रहे कि उसको आपने हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट है या हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट है तो आप उनको नहीं ये दे रहे। अगर आप जनरली वैसे कोई एंटी एरिथमिक जो है उसको कंडीशन है, एंटी एरिथमिक कह रही हूँ, कोई एरिथमियाज हैं उसको, तो आप उसको एंटी एरिथमिक ड्रग दे रहे हो, तो आपके पास ये कंडीशन आ सकती है कि उसको हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन आ जाए साथ में एसोसिएट हो जाए उस ड्रग से, या फिर हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन आ जाए उस ड्रग की वजह से। तो तब आप क्या करोगे? ये सारा जो उसने मैकेनिज्म बताया ना, या उसने आपको इस वजह से बताया है कि अगर एक पेशेंट एंटी एरिथमिक ड्रग ले रहा है और उसके जो है थायराइड्स पे इफेक्ट आ रहे हैं, तो वो क्यों आ रहे हैं? वो इन मैकेनिज्म्स के थ्रू आ रहे हैं। और अगर उसके पास उस पेशेंट में ये जो है इस ड्रग के साथ एसोसिएटेड हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन आ रही है, यानी थायराइड ग्लैंड का अब नॉर्मली कम सिक्रीशन हो रही है, तो आप उसको फिर थायराइड हार्मोन जो है उसको साथ दे दोगे टू कंपनसेट, ठीक है, जो नॉर्मल उसको बैलेंस अटेन करने के लिए। Iodine associated hyperthyroidism caused by amiodarone is treated with थायोमाइड। जो हमने पहले पढ़े थे ना, जो पहली क्लास थी जो हमने पढ़ी थी कि वो क्या कर रहे थे, वो सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, सिंथेसिस की उसकी इनहिबिशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे वो वही बात कर रहे हैं कि अगर एक पेशेंट है उसको आयोडीन की वजह से जो है उसको हाइपरथायराइडिज्म हो रही है, तो इस ड्रग की वजह से, जो इस ड्रग ने कॉज की है, जो हमने यहाँ पे मैकेनिज्म पढ़ा है कि आयोडीन इंड्यूस्ड मैकेनिज्म है, तो हम उसको किस तरह ट्रीट करेंगे? जो हमने ऊपर एंटी थायराइड ड्रग्स पढ़ी हैं उनमें से हम कोई एक दे देंगे, जो यूजुअली उसने कहा है कि हमने इसको थायोमाइड्स देते हैं। और अगर इन्फ्लेमेटरी है तो इन्फ्लेमेटरी में आपको पता है इन्फ्लेमेशन में आप जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर द बेस्ट फॉर नोन फॉर देयर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। तो आप इस कंडीशन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स उसको दे दोगे। उसके बाद आयोडीनेटेड रेडियो कंट्रास्ट मीडिया, यानी जो आप कंट्रास्ट मीडिया यूज करते हो फॉर सम इमेजिंग पर्पसेस, तो उसमें जो है क्या कर सकते हैं, रैपिडली सप्रेस, वो जो एजेंट्स होते हैं वो रैपिडली सप्रेस कर देते हैं कन्वर्जन ऑफ T4 to T3 इन लिवर, किडनी एंड अदर पेरिफेरल टिश्यू। तो अब ये भी आपको वो बता, ये अदर ड्रग में जो उसने बताए बेसिकली बताने का मकसद है कि अगर आप ये ड्रग्स उस पेशेंट को दे रहे हो और उसके थायराइड में कमी या ज्यादा हो रहा है वो थायराइड का फंक्शन, तो वो क्यों हो रहा है, किन मैकेनिज्म्स की वजह से हो रहा है, और अगर हो रहा है तो आप उसको कंपनसेट किस तरह कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट ड्रग्स। तो उसने वो बता दिया, अगर इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है तो आप उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे दोगे, अगर वो वहाँ पे आयोडीन एसोसिएटेड है तो उसको थायोमाइड्स दे दोगे, और अगर वो कोई कंट्रास्ट मीडिया है जो आपने यूज किया था और उसकी वजह से उसके जो थायराइड की कन्वर्जन है वो T4 से T3 में वो कम हो गए, तो आप उसको फिर जो है वो क्या दे सकते हो या उसके लिए आप क्या कर सकते हो। इसी तरीके से आपने ऊपर पढ़ा जो ये बीटा ब्लॉकर्स का था, कि बीटा ब्लॉकर जो है these agents are particularly useful in controlling, अब ये टैकीकार्डिया एंड अदर, अब यहाँ पे जो है ये सब बताया था आपको कि थायरोटॉक्सिकोसिस जो हो रही होती है उसमें जो आपके पास कार्डिक इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, कार्डिक एब्नॉर्मलिटीज आ रही होती है, उनको आप कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं। आगे जो इसका ये जो है ना समरी वाला जो है ये आपने सारे ही करना है, ये इतना बड़ा है भी नहीं, मेरे में चार एजेंट्स ही हैं। हाँ जी, ये आपने करना है। और ये चैप्टर जो है ना इसका आपने बाकी सारा तो बहुत अच्छे से करना है, जो ऊपर वाला है उसको बेशक, और ये जो इसका बॉक्स है ना ये था यहाँ पे 38.1 एक ही बॉक्स है इस टेबल है, ये आपने ये भी करना है, अच्छे से करना है इसको। और लेकिन ये जो ऊपर वाला है मैकेनिज्म और सिंथेसिस ट्रांसपोर्ट, ये कोई इतना सच इम्पोर्टेंट नहीं है ना, ये कोई इतना इफेक्ट से लेकर आगे ये डायग्राम बहुत अच्छे से करनी है और नीचे सारा करना। कल हम करेंगे सीओपीडी और एस्मा वाला चैप्टर, और फिर परसों हम जनरल फॉर्मा स्टार्ट कर देंगे।